हेलो माय डियर टीचर, स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ फिर से कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको ये जानना जरूरी है कि ये हमारा रिवीजन सीरीज है। तो हमें ऐसा नहीं है कि अभी हम पहली बार पढ़ने बैठ रहे हैं। तो एग्जाम हमारा 18 जून का है और हमारे पास बहुत ही कम टाइम बाकी है। ठीक है, हो सकता है आपके कॉलेजेस ओपन हो गए हो या मैं कहूँ रीओपन हो गए और अब हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा होगा। बट मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि जब आप कुछ जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको कंप्लीट करनी भी एक जिम्मेदारी, वो भी हमारी है। ठीक है, तो चलते हैं अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड करते हैं। ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दिए और बता रहे कि पूछ रहे कि इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है। अब जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले नॉट और ट्रू को हाईलाइट कर लीजिए। और अब की जैसे आपको पता है हमारा ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, तो आपके हाथ में पेंसिल और पेपर रहेगा, तो आप उसको सर्कल कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। क्योंकि जब मैं फर्स्ट रीडिंग में पढ़ती हूँ ना, तो कभी कभी हो सकता है कि नॉट वर्ड मैंने पढ़ा ही नहीं या ट्रू वर्ड मेरे से मिस हो गया। तो हमेशा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। तो देख लेते क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 स्टेटमेंट्स दिए, इन चारों में से बता रहे हैं नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नॉट ट्रू। अब आप अगर इसको समझ गए तो आपको पता है क्या वो ट्रू पूछ रहे या फॉल्स है। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको कि आप एक पेन और डायरी मेरे साथ लेके बैठ जाइए। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 2 कॉमर्स है, जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को भी कुछ टॉपिक्स एप्लीकेबल है। और हमेशा सिस्टमैटिक नोट्स बनाए, तो अगर मेरे चैनल से बने रहे हैं तो बना लीजिए कि कवलप्रीत मैम के हम नोट्स पढ़ रहे हैं। फिर उसमें लिख लीजिए पेपर 1 या पेपर 2, और पेपर 2 के अंदर आज हम कौन सी यूनिट डिस्कस करें ये आज आप मुझे बताना। ठीक है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर्स जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक हैबिट बनाइए, आइडेंटिफाई कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच टॉपिक। because when we start to prepare sometimes you don't understand that this question is from which topic। ठीक है, तो अगर हमारी थॉरो प्रिपरेशन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक से पूछा है, तो इसका मतलब हम अभी तक नेट सेट के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुए। ओके, तो चलिए अब ये कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है ये जानना भी जरूरी है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है। अभी कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है आज आप मुझे बताने वाले हैं। और ये हम 11th 12th स्टैंडर्ड से भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स पढ़ते हैं, अब जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कहते हैं। या अगर आप कोई दूसरे सिटी से, मुंबई के अलावा या महाराष्ट्र के बाहर से, तो आपको पता है आपको ये बिजनेस स्टडीज जैसे टॉपिक्स में कवर होता है। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को हमको कैसे पढ़ना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही हमको क्वालिफाई नहीं होना है, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है। और एक कॉन्सेप्ट के साथ हम कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं ये भी जानना जरूरी। तो पहले बोल रहे फंक्शनल मैनेजर्स आर स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। सेकंड बोल रहे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड बोल रहे इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। और फोर्थ है द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम यूज। ठीक है, अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स है। इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी क्वेश्चन है? क्योंकि एक ही चीज पूछी, कुछ असर्शन और रीजनिंग नहीं है, कोई कोडिंग नहीं है, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, नॉट ट्रू मतलब नॉट ट्रू पूछ रहे मतलब क्या ये फॉल्स पूछ रहे, क्या ये ट्रू पूछ रहे, सबसे पहले ये जानना जरूरी। दूसरी बात, अगर मुझे इसका आंसर करेक्ट आ भी गया तो मेरी अप्रोच में कहाँ गलती है, पहले तो मुझे पता होना चाहिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर चारों स्टेटमेंट्स में अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और अदर सेकंड स्टेटमेंट यूज करते इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हमने कहाँ पढ़े, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप सबने ये टॉपिक पढ़ा है, और आई एम श्योर दिस टॉपिक यूज्ड टू बी वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक। सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस one question, but we are going to cover several concepts. So first let's understand what do you mean by functional organization, और functional organization is part of which syllabus। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब जब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रीड करती हूँ तो वो 2 शब्दों से बना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इज एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स विच, मतलब एक ऐसा सांचा, एक ऐसा ढांचा, मैं बोलूं एक फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखता है, उसकी फंक्शनिंग को जोड़ के रखता है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक लिए गए, आप उसकी डेफिनेशन जरूर पढ़िए।
बट इसके अंदर हमारे पास देखिए कितने सारे हैं, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है जिसमें फॉलो करते लेवल्स, फिर हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिस पर हमारा आज का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, फिर डिविजनल स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और टीम बेस्ड स्ट्रक्चर है, फिर हॉरिजॉन्टल और फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये मैंने ना इमेज ली है गूगल से, तो मैंने उसका सोर्स भी दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द कंटेंट, अदरवाइज वी आर ट्राइंग टू स्टील समवन्स एल्स आइडिया, या आपको लगेगा कि मैंने बनाया, तो मैंने नहीं बनाया। अब देखिए ये ऐसी इमेज है जिसको देख के समझ आता है कि पहले वाले में हायरार्की की बात करते तो क्या है, फंक्शनल आज हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स में क्या है, अब देखिए मैट्रिक्स में इस तरफ ये 2 क्यू बने हैं, ठीक है, डिविजनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर 2 क्यू बने हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर में ये टोपोलॉजी जैसा कुछ क्या दिख रहा है, ठीक है, टीम बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या बना है, या सॉरी, तो ऐसी इमेजेस से ही देखिए कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नाउ व्हाट इज योर ड्यूटी टुडे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे ऐसे होगा नहीं क्योंकि हम जब अंडर ग्रेजुएट में थे या पोस्ट ग्रेजुएट में हमने ये टॉपिक पढ़ा है, बट आपने बहुत टाइम से इसको रिवाइज नहीं किया, बट और अभी आप टीचिंग में नहीं आए और ये काफी टाइम से आपने नहीं पढ़ा, या आप एक अकाउंट्स के कैंडिडेट है, मतलब जिनको अकाउंट्स वाले टॉपिक में स्पेशलाइजेशन किए, तो हो सकता है आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आज आपका होमवर्क है कि आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मैं आपको ये सब नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बट हमको याद रखना कि ये सारे स्ट्रक्चर पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है नेट और सेट एग्जामिनेशन। अगर सबका मीनिंग, फिर सबके बेनिफिट्स, सबके डिसएडवांटेजेस, फिर कैसे, अगर हम एक और हायर लेवल पर पढ़े तो हमें मैट्रिक्स और फंक्शनल का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। अदर मैट्रिक्स के बेनिफिट क्या है, अदर जो मैट्रिक के बेनिफिट्स है क्या वो किसी और स्ट्रक्चर के डीमेरिट्स है, तो ये भी जानना बहुत जरूरी। जब आपने इतना क्लैरिटी से पढ़िया तो आपका एक भी क्वेश्चन और एक भी आंसर रॉन्ग नहीं जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क स्ट्रक्चर, या मैं बोलूं क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर बेटर है डिविजनल से। देखिए कभी भी पहला कॉन्सेप्ट आता है तो वो ही अच्छा होता है, बट जैसे उसका सेकेंड अप्रोच, थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, तो डेफिनेटली पहले में कोई कमी थी तो दूसरा है और तीसरा है। ठीक है ना, एडवांस, जैसे हमारा मोबाइल रोज सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, वो पहले से, अभी आप व्हाट्सएप को ही देख लिये, रोज कुछ नया अपडेट आ जाएगा, तो वो बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आपके हर स्ट्रक्चर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब फिलहाल के लिए आज मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर बात करती हूँ। अब जैसे ये भी मैंने एक इमेज दी गूगल से, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे टॉप लेवल पर हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव डिफरेंट फंक्शंस, तो R&D मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर है फाइनेंस मैनेजर, फिर मार्केटिंग मैनेजर और डिवीजन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही पढ़ते हैं तो याद रखिए डिफरेंट फंक्शंस, एंड ईच ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन आई से हैव 4 मेजर फंक्शंस। यू नीड टू हैव अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैं बोलूं प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फिर आपके पास फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रहता है, आपके पास मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रहता है, और आपका एक ह्यूमन रिसोर्स रहता है। ठीक है, आजकल आप बात करें तो हमारे पास IT, कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट वी ऑल नो कि ये 4 डिपार्टमेंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो एडवर्टीजमेंट मुझे करनी है, बट एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट कहां से आएगा, तो ये मैं किससे बात करूंगी, डेफिनेटली आई टॉक टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइन, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हर फंक्शन का एक हेड होता है और उनके अंदर उनके एम्प्लॉयज रहेंगे, उनकी टीम होगी, लेवल्स होंगे। तो देखिए जैसे अगर मैं फाइनेंस मैनेजर की बात करूं तो वहां पर कोई अकाउंटिंग वाला है, कोई परचेजिंग वाला है, कोई फाइनेंस वाला है। मैं मार्केटिंग मैनेजर की बात करूं तो कोई सेल्स को हैंडल कर रहा है, कोई कस्टमर सर्विस को हैंडल कर रहा है। सो हर का अपनी अपनी फंक्शनल बेनिफिट्स रहेंगे। ठीक है, सब अपने अपने एक्सपर्टाइज होगी। अब जैसे आपको पता है, अगर मैं नेटसेट की भी बात करूं तो जैसे आपने अगर मेरी वीडियोस फॉलो की होगी तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि मुझे अगर कुछ टॉपिक्स नहीं आते तो किस में मेरी एक्सपर्टाइज है, तो वैसे हम सबके अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी रहते हैं, हम की अपनी अपनी एक्सपर्टाइज रहती है। हमको सबको पता है कि अकाउंट्स वाले टीचर बहुत अच्छे से कॉमर्स पर नहीं जा सकते, कॉमर्स वाले टीचर बहुत अच्छे अकाउंट्स पर नहीं जा सकते। देयर इज अ रेयर पॉसिबिलिटी कि सब लोग सब कुछ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं सोचते, बट यस हमारी जब एक स्पेशलाइजेशन होती है तो वो हमें आगे बहुत बढ़ा के लेके जाती है। ठीक है, हम सबकी अपनी एक यूएसपी होती है। तो यहाँ पर हमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बुक में ओपन कर लीजिए और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे पढ़िए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप गूगल से भी पढ़ रहे हैं तो आपको इतना याद रखना है कि आप ऐसी जगह से पढ़िए जो ऑथेंटिक सोर्स है। और मैं हमेशा ये आप लोग को बोलती हूँ कि अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो पेपर 1 की KVS मदान सर की बुक आती है, पियर्सन पब्लिकेशन, और पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी वही बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको क्या समझ आ जाएगा, जब हर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डिफरेंट फंक्शंस
में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और वो हर डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया फाइनेंस हो या मार्केटिंग, वो लोग अपने अपने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, सबकी स्पेशलाइजेशन रहेगी। और ये हम सबको पता है मेरा कौन सा टास्क है। जैसे फाइनेंस मैनेजर को पता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले का काम नहीं कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजर को पता है कि वो फाइनेंस का काम नहीं कर रहा है, बट हम सब एक यूनिटी बना के, यूनिटी इन द सेंस हम क्या कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर फाइनेंस की बात करनी है, मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रही हूँ, तो मुझे फाइनेंस देखना तो जरूरी है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेशन करनी है किसी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंस मैनेजर से ही पूछना पड़ेगा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं क्या, हमारे पास इतना कैपेसिटी है, पैसा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी हमारे पास रहेगी। अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम समझ जाते हैं, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, फिर आप पढ़ सकते हो लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, ठीक है। तो जब भी बुक लेते हो ना आप, उसमें देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ सकते हैं, ओके। तो अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप कैन बी, या मैं बोलूं ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होगी जहां पर हमने अपने काम को बांटा हुआ है, और हम किस में उसको बांट रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, सबकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर, ओके। तो उसमें सबकी डीप एक्सपर्टाइज हो सकती है, वीकनेस हो सकती है कि वहां पर लिमिटेड कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन है, ठीक है। फिर हम देख सकते हैं उसमें कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, या उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। कई कई पर फंक्शनल को दूसरा नाम भी बोलते हैं, स्केलर और मिलिट्री डिपार्टमेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आप सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको समझ आया होगा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ पर रहता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इट इज अ टीम स्ट्रक्चर दैट ग्रुप employees into different departments based on areas of expertise. This type of structure is one of the most common types in business, especially in larger companies where group of employees are organized according to the function they perform. Okay, मैं रिपीट करती हूँ, it is a team structure that groups employees into different departments based on areas of expertise. इतना मुझे समझ आ गया। अब मैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर क्यों आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना है कि मेरा इसमें, तो मैं कह रही थी, अब मैं ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ, तो उसमें हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बताया है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको याद नहीं व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, तो ये आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क, हम काम को बांट के करते हैं, ठीक है। आप ऑफिस की बात करें तो किसी का स्पेशलाइजेशन जो है उसको दे दो। घर में भी हम ऐसे करते हैं, मम्मी करती है ना, एक बच्चा घर की सफाई कर देगा तो दूसरा बाहर की शॉपिंग कर देगा, तो हमने डिवीजन ऑफ वर्क है। और डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। हम कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। हो सकता है आपने रोटी बनाने में इतनी एक्सपर्टाइज हो गई है कि कोई और आके रोटी बनाता है तो उनका एक्स्ट्रा टाइम लगता है, या उनसे अच्छी नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, जिसको जो आता है अच्छे से काम को दे देते हैं, ओके। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो टुगेदर ना। व्हाट इज अथॉरिटी, किसी को आपने अथॉरिटी दी, क्लासरूम की अथॉरिटी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो दे ऑलवेज गो टुगेदर, यू आर आंसरेबल टू समबडी, ओके। तो मैं हमेशा ये नहीं कह सकती कि मैंने अगर पढ़ाया तो मेरे सारे बच्चे क्वालिफाई हो गए, but yes, to a certain extent even teachers are responsible, but you should get equal commitment from the student as well. So authority and responsibility always go together. There is also concept of accountability, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जवाबदारी, ठीक है। हम किसी को आंसरेबल है, आई एम आंसरेबल टू द पेरेंट्स, आई एम आंसरेबल टू द कॉलेज मैनेजमेंट एज वेल। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर डिसिप्लिन नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। आप जब रिसर्चर बनते हैं, आप जब टीचर बनते हैं, आप जब मदर बनते हैं, आप जब फादर बनते हैं, आपको तब भी डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन नहीं, आपका कोई काम टाइम पर नहीं होगा, आप ऑफिस रोज लेट पहुंचेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपने आज आलस कर लिया, तो आज तो पढ़ना था बट पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन से एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। यूनिटी ऑफ कमांड पर ये क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज यूनिटी ऑफ कमांड, जनरली वी बिलीव दैट एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सीनियर। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको बहुत सारे लोगों से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं तो केओस हो जाता है। आपको इससे भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहा है, आपको उससे भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है, हम किसका काम पहले करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन आपको समझ आता है दैट ऑल एक्टिविटीज, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हमेशा अक्सर एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी, आप जैसे मैं बोलूँ आप नेट सेट की प्रिपेयर करें, भले मैं आपको कॉमर्स के लिए मोटिवेट कर रही हूँ, बट आपको पेपर वन को भी इक्वल वेटेज देना है, बिकॉज ऑल दिस एक्टिविटीज विल हेल्प यू गो टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, जो आपकी डायरेक्शन है कि आप नेट सेट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। दैट ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन बॉस, मैनेजर और वन पर्सन, ठीक है। तो सभी एक ही एक्टिविटीज जानिए।
रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल मतलब अपना स्टाफ, रेम्यूनरेशन मतलब जो उनको दे रहे हो आप पेमेंट, सैलरी, वेजेस, जिस पर हम सबका दिल दुखता है, तो वो सबको सही टाइम पर अप्रोप्रिएट और एज पर एक्सपीरियंस वो सब देनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन हमें पता है, जैसे अभी एसी हम बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन मतलब कंट्रोल एक ही के पास है। नाउ व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? व्हेन पावर और अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन। नाउ व्हेन वी गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेन कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, वन पर्सन वोंट बी एबल टू मैनेज, देन वी गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Now, what is subordination of individual interest? आप सिर्फ हमेशा अपना भला नहीं सोचो, आपको जनरल लोगों जहां पर मैक्सिमम बेनिफिट है। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, कोई एक प्लेयर सोचता है मेरी सेंचुरी बननी चाहिए भले टीम जीते या ना जीते, तो ऐसा नहीं होता है। मेरी सेंचुरी भले बने या ना बने, मेरी टीम जीतनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जीत गया तो बस बात खत्म। नो, यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट योर टीम, यू हैव ऑलवेज कंसिडर कि जनरल इंटरेस्ट ज्यादा हो। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब हमको एम्प्लॉयज को एक टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनको हमेशा डर लगे कि मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा जॉब चला जाएगा। ठीक है, या फिर हमेशा हमको टेंशन रहती है। ठीक है, तो कुछ स्टेबल उनकी टेन्योर, टेन्योर मतलब ड्यूरेशन पीरियड जहां पर वो जॉब पर है, तो वो उनका रहना जरूरी है। ठीक है, इनको स्टेबिलिटी दीजिए। प्रोबेशन, परमानेंट। ओके, आई नो इट हर्ट्स ऑल ऑफ अस, बट यस, हमको पता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। स्केलर चेन, अगर आप स्केलर चेन की बात करें तो अभी जैसे हमने हायरार्की की बात की, तो वैसे स्केलर चेन क्या होती है? जैसे फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो फ्लो करती है ऊपर से नीचे तक, इसको हम कब तोड़ सकते हैं, हम कब गैंग प्लैंक लगाते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक प्री डिफाइंड पाथ रहता है जिसको हम जनरली ब्रेक नहीं करते। ऑर्डर क्या होता है? सब कुछ ऑर्डर में होगा। अभी घर में है ना, कैंची नहीं मिल रही, रिमोट कंट्रोल नहीं मिल रहा, एसी का रिमोट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो ऑर्डर क्या होता है? जनरली हर चीज की एक प्लेस होनी चाहिए और एवरीथिंग शुड बी एट इट्स प्लेस। ठीक है, आप कोई डिपार्टमेंट में जाते हो, वो बंदा अपनी जगह पर ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ टाइम पर कुछ चीज नहीं मिल रही, फाइल, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस शुड बी फिक्स फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स प्लेस। ठीक है, इसका मतलब ऑर्डरलीनेस, हर चीज की फिक्स प्लेस होनी चाहिए और हर लोग अपनी जगह पर मिलने भी चाहिए। इक्विटी हमको पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसको आप स्टडी करिए। बट यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस। ठीक है, हमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों रहे, क्योंकि जिधर इक्विटी फॉलो होगी वहां पर आपको लॉयल्टी भी मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज इक्विटी? बेसिकली कि हमें लगता है कि वहां पर हमको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, फेयर ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाएगी, हमारी एडवांसमेंट होगी, एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इनिशिएटिव क्या होता है कि हर बार हमको बॉस ही आके नहीं बोले कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है। ठीक है, हमको खुद भी एक टाइम पर इतना होना चाहिए कि हम लीड कर सकते। आपको तो पता है मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमको करनी चाहिए। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हर बार बॉस आके बताएगा क्या कि क्या करो क्या नहीं। ठीक है, और ये हमको याद रखना है। फिर हमारे पास लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप सो आपको इसका मतलब पता है, और अगर नहीं पता है तो आज ये आपके लिए होमवर्क है, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। इसका मतलब क्या होता है ये आज आप मुझे बताएंगे। तो लास्ट वाला मैंने आपके लिए रख दिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको सिंपल सा मतलब बता दिया। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, नेट एग्जाम में इतना सिंपल हमें लगता है, बट हमको ये नहीं याद रहता कि अभी जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया ना, तो इसका आंसर कैसे बनेगा। ठीक है, अब जब मैं आपको यहाँ पर कोई स्केलार चेन पढ़ा रही थी, तो आप देखिए क्या स्केलार चेन के ऑपोजिट में कोई प्रिंसिपल जा रहा है, या हमारा कोई मैनेजमेंट का ऐसा टॉपिक है जो हमें बता रहा है कि स्केलार चेन फॉलो ही नहीं होती, या हम क्यों सेंट्रलाइजेशन पर जा रहे हैं और क्यों डिसेंट्रलाइजेशन पर, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। अब वो कभी कभी क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को असर्शन में दे देंगे, यूनिटी ऑफ कमांड को आपको दे देंगे रीजन में, और दोनों को इनकरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि वो इनकरेक्टली एक्सप्लेन। तो जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप देखो, अब ये हम 12th में नहीं पढ़ रहे, टीवाई बीकॉम में नहीं पढ़ रहे, तो ये डेफिनेटली नेट एग्जाम का लेवल है। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा 11th-12th का ही है, ग्रेजुएशन का ही है, बट यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल डिफरेंट है, क्योंकि अब हमारा भी तो लेवल आगे बढ़ गया। तो हर बार अगर मैं ये सोचूं कितना डिफिकल्ट है कितना डिफिकल्ट है, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मैंने एक मोटिवेशन और थोड़ी सी बात की है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम कितना भी पढ़ ले क्वालिफाई नहीं होते, तो याद रखिए, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क हमेशा आपके साथ रहेगा नेट एग्जाम। इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करिए, बट प्लीज डोंट गिव अ गैप, क्योंकि गैप की वजह से हम बार बार क्वालिफाई नहीं होते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा
which of the following is not true for the functional organization? So statement 2, because it is based on the principle of unity of command. अब मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब आप बता सकते हो क्या है? यस, नॉट ट्रू मतलब हमको पूछा जा रहा है कि कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है, बराबर। अब वो ट्रू तो नहीं पूछ रहे, ओके, इनकरेक्ट पूछ रहे, तो पहले सबसे पहले यहीं पर गलती होती है, तो नॉट ट्रू, फॉल्स और इनकरेक्ट। तो अब मैं क्वेश्चन को वापस रीड कर रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब कितना सिंपल हो गया, मैंने नॉट को हटा दिया, तो यहीं पर कंफ्यूजन होती है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपको बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, R&D मैनेजर वाला प्रोडक्ट वालों से बात करेगा, फाइनेंस मैनेजर किसी और से बात करेगा, या अगर इनके अंदर भी स्पेशलाइजेशन होगी तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो होगा, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट देखिए उसको कैसे पूछा गया है, और अगर आपने ऊपर की स्टेटमेंट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू वो गड़बड़ समझा होता, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है फंक्शनल मैनेजर आर स्पेशलिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला फाइनेंस वाले फाइनेंस के लिए स्पेशलिस्ट है। इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, यस, क्योंकि जब आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है तो आप एक ही बंदे से तो सारे काम नहीं करा रहे। द डिसिप्लिन टेंड्स टू बिकम मोर लूज। डिसिप्लिन क्यों लूज हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन नंबर 2, ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना था, नॉट ट्रू बोला था, नॉट फॉल्स पूछ सकते थे, फॉल्स पूछ सकते थे, ट्रू पूछ सकते थे, इनएक्यूरेट तो डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया। अब व्हाट इज टॉल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, टॉल वर्सेस फॉर, बट यहाँ पर हम अगर थोड़ा सा अगर इसको स्टडी कर लेंगे, देखिए मैंने ना बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने ऐसे बनाया कि जिसमें आपको लगे कि यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आज आप इसको कवर कर लेंगे। तो देखिए मैंने आपके साथ आज मैनेजमेंट के कितने कॉन्सेप्ट्स करा दिए। पहले मैंने आपको हेनरी फॉयल भी बता दिया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सिर्फ फंक्शनल को डिस्कस किया है, ठीक है। मैंने फिलहाल आपको ऊपर ऊपर से डिस्कस किया, बट आपको क्या करना है, आज ही बुक लेनी है, ये कहाँ पर सब्जेक्ट है वो आपने मुझे बताना है, और ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर अगली बार हम डिस्कस करेंगे टॉल वर्सेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये आप सबका आज होमवर्क क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। मैंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किया तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर हेनरी फॉयल है तो वहां पर टेलर है, तो उनके बारे भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए भले 15 मिनट लगे, बट हमने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। आई ऑलवेज से एग्जामिनेशन इज नॉट डिफिकल्ट, व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट इज दैट यू लैक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड यू नेवर अंडरस्टैंड हाउ वी नीड टू स्टडी। अप्रोच बदलना है, चारों टॉपिक्स है, इसमें 4 चीजें पढ़ लेंगे, 10 कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो जाते हैं, और ऐसे पढ़ के जाइए कि आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी लेक्चर्स, सेशंस, वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज पढ़ते रहिए, मुझे क्वालिफाई होके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट।